गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। दिस इज लेक्चर नंबर 3। डिफरेंशिएबिलिटी तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी को भी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स में और रियल में कोई खास डेफिनेशन में डिफरेंस नहीं है। लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं f इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल्स टू z नॉट। ठीक है, और z इक्वल्स टू z नॉट, और अगर एग्जिस्ट करती है दूसरा चीज, और एंड इक्वल्स टू f प्राइम एट z नॉट। कोई पूछे इसकी इसकी डेफिनेशन क्या है तो ये है, लेकिन तब जब ये लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। क्या z स्क्वायर इंटीग्रेबल डिफरेंशिएबल था, z बार डिफरेंशिएबल नहीं था, z मॉड z स्क्वायर ये भी डिफरेंशिएबल नहीं था, है ना। तो ये वाला था, ये दोनों नहीं थे, ये चेक किए हमने। फिर e टू द पावर z हमने देखा, e टू द पावर z दिस वाज डिफरेंशिएबल, नो इश्यू। मॉड जेड स्क्वायर था सर, मॉड जेड नहीं था। हाँ मॉड z, ओ सॉरी मॉड z स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर था क्या, z z बार, मॉड जेड नहीं था, अच्छा मॉड जेड राइट स्क्वायर राइट था। राइट राइट। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और डिफरेंशिएबिलिटी की एक और कंडीशन हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। डेराइव तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत फेमस कंडीशन है। इसको हम लोग कहते हैं कॉची रीमान इक्वेशन। यानी कि अगर आपको फंक्शन u प्लस IV में गिवन है, मान लीजिए आपको जो फंक्शन है वो u प्लस IV के फॉर्म में गिवन है, तो u और v के ऊपर वो कौन सी कंडीशन है जिनको इंपोज करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि यस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि इक्विवेलेंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, वो इक्विवेलेंट कंडीशन क्या है? वो इक्विवेलेंट कंडीशन कही जाती है कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, फॉर किस काम आती है? डिफरेंशिएबिलिटी क्लेम करने के काम में आती है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी क्लेम करने के काम में आती है। कॉची रीमान इक्वेशन है क्या? और देखिए इसको दो लोगों ने मिलकर, कॉची और रीमान जो बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, उन लोगों ने मिलकर डेवलप किया था इसको, और इसने फाउंडेशन लेके, और देखिए ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आती है, इसके बहुत और भी एप्लीकेशन है। आपको पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसका यूज बहुत जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है वो कॉची रीमान इक्वेशन और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सो इसको शॉर्ट में कहते हैं CR इक्वेशन, BSc में पढ़ा दिया जाता है। देखिए अगर f ऑफ z दिया हुआ है u ऑफ xy प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ xy, ठीक है, तो ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx। मैं तो इसको याद रखता हूँ, मतलब आपके अपने अपने सबके टेक्निक होंगे, इसको याद रखता हूँ, इसमें बस माइनस हो जाता है और रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये है वो, ये दो इक्वेशन का कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है वो कहलाता है CR इक्वेशन। इसमें से ये और ये नहीं, कलेक्टिव फॉर्म दोनों मिलके CR इक्वेशन बनता है, कॉची रीमान इक्वेशन। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, f of z इक्वल्स टू, लेट अस से गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। ठीक है, बताइए, डिस्कस द पॉइंट्स वेयर, डिस्कस पॉइंट्स वेयर f satisfies CR equations। बताइए, देखिए तो u क्या है? u of xy is given as x square plus y square, v of xy is given as, देखिए तो ये चीज भले ही आपने BSc में पढ़ी हो, लेकिन धीरे धीरे जो चीजें अभी अब डेवलप होना शुरू होंगी, आज से आपके लिए अलर्ट है।
समझ रहे हैं? ये अलार्मिंग क्लास है, समझ लीजिए। यहाँ से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रियल टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज 2xy, ये भी है ux is 2x. What is ui? ui is 2y. vx is again 2y, है ना? vx is 2y and vy is 2x. 2x. तो बताइए, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? ये है No. आपका, ये इसके इक्वल होना चाहिए नो सर। और ये इसके माइनस टाइम्स होना चाहिए, लेकिन माइनस टाइम्स तो है नहीं। तो सीआर इक्वेशन, अच्छा कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? सर ऐसा तो सिर्फ एक ओरिजिन है बस। करेक्ट। सो ओनली एट 0 0, केवल ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सीआर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखने जा रहा हूं, जिसको समझिएगा। जिनको पहले से पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो ये अलर्ट है। जिसको, जो लोग सीआर इक्वेशन को सब कुछ मानते हैं उनके लिए मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। f of z equals to z bar, f of z equals to z bar, बताइए does it satisfy CR equation? yes, करिए इसको। नो सर। ओके, तो आपने कैसे पता किया? आपने लिखा होगा x माइनस आई वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं और मैं इसको इंपॉर्टेंट नाम क्यों दे रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, f ऑफ z इक्वल्स टू z बार, इसका मतलब है x माइनस आई वाई। u की वैल्यू है x, v की वैल्यू है माइनस y। ठीक है, तो यहां से ux आ जाएगा 1, uy आ जाएगा 0, vx आ जाएगा 0 एंड vy आ जाएगा -1। सो ux शुड बी इक्वल टू vy, बट ये तो नॉट इक्वल है। इसका मतलब CR इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, CR इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, अब देखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग कुछ और ढूंढ रहे हैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे पर डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है, अभी उसका एग्जांपल भी मिलेगा हमें। अब देखिए, रिमार्क लिख लेते हैं इसका। बिफोर मूविंग ऑन, इसका रिमार्क लिख लेते हैं। रिमार्क देखिए क्या है, CR इक्वेशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, समझिए, इज अ नेसेसरी कंडीशन किसके लिए? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। कंडीशन फॉर डिफरेंस, ध्यान लगाइए, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या? मतलब ये अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो फर्स्ट स्टेप है जब फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ठीक, ये तो पहला मतलब है। इसी के साथ एक दूसरा मतलब है, इसके साथ, किसके साथ? नेसेसरी कंडीशन के साथ, कि अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इफ f does not satisfy CR इक्वेशन, तो क्या होगा? f can never be differentiable, है ना? अब मुझे लगता है आपको नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन में क्लैरिटी मिल रही होगी। बी डिफरेंशिएबल यानी कि अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप तुरंत बोल दीजिए कि f जो है कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें तो गलती नहीं करते हैं। जैसे मैंने कह दिया z बार, अब z बार में CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइज इंप्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एनीवेयर, क्यों? क्योंकि CR इक्वेशन सेटिस्फाई कहीं नहीं हो रही। तो यहां से एक तीसरा पॉइंट भी निकल के आता है, क्या? अच्छा,
क्या निकल गया था, सिंपल सी बात है, मतलब एप्लीकेशन सीआर इक्वेशन, इफ सीआर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, मान लीजिए किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है एट z इक्वल टू z0, what does it imply? f may be differentiable at z0, मतलब कोई पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, सीआर सेटिस्फाई नहीं, मे को हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि मे और मे नॉट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एफ जो है ये उठा, आपने सीआर इक्वेशन देखी, अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, यस, ठीक है, तो फिर आगे एक और एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तब आती है डिफरेंशियबिलिटी एट z0, डिफरेंशियबिलिटी एट z0 एक पॉइंट में। लेकिन अगर सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई ना करे तो तुरंत क्लेम हो जाता है कि नॉन डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z0, जिस पॉइंट पे फेल हुआ है। तो कई बार बच्चे यहां तो ठीक करते हैं कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है z इक्वल टू z0, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये तो ठीक कर देते हैं। पर गलती यहां होती है कि जब वो बोल देते हैं कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इंप्लाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तुरंत, ये गलत है, ये गलत है। आपको काउंटर एग्जांपल भी दूंगा मैं, जहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी सीआर इक्वेशन, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आगे जाके देखिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसको ध्यान रखिएगा। एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है जिसको ऐड करने के बाद ही आप डिफरेंशिएबिलिटी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक। तो ये पहला अलार्म है, इसको ध्यान रखिएगा। वो एक्स्ट्रा कंडीशन कौन सी है, लोग पूछ सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा कंडीशन कौन सी है, बताओ मुझे। तो देखो लिख लेते हैं, सफिशिएंट, नेसेसरी क्या है सीआर इक्वेशन, और सफिशिएंट क्या है वो भी देख लीजिए, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। पहला, सबसे पहला है कि ux uy vx vy, यानी कि सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स, दैट इज, सॉरी ऐसे नहीं, सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट, सारे एग्जिस्ट करने चाहिए, दैट इज ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। सेकेंड, अच्छा हाँ एक इंफॉर्मेशन है, रियल की प्लेलिस्ट बिल्कुल बन के रेडी है ना, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिनको भी चाहिए मुझसे ले लें, लेकिन प्लीज किसी शेयर ना करें, क्योंकि अगर मुझे भनक लगी बेटा तो मैं उसका एड्रेस चेंज कर दूंगा, फिर आपको वो भी नहीं मिलेगा जो मिल रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा, ux uy प्लेलिस्ट रेडी है आपके रेफरेंस के लिए पूरी, मतलब 1 to लेक्चर नंबर 52, तो 50 यानी फर्स्ट लेक्चर से लेके 52 लेक्चर तक आपको एक लिंक में सारे लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, ux uy vx vi एग्जिस्ट करने चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप बोलोगे सर सीआर इक्वेशन ये तो नेसेसरी है ना, हाँ बिल्कुल नेसेसरी है, इसको मैंने बगल में लिख भी दिया। ये है वो एक्स्ट्रा कंडीशन जिसके बाद आप डिफरेंशियबिलिटी क्लेम कर पाएंगे। कौन सी, क्या है एक्स्ट्रा कंडीशन, कि ux uy vx और vy ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, मस्ट बी कंटिन्यूअस। जब सारे पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होंगे और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तब आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशियबिलिटी। इतनी आसान नहीं है भाई फंक्शनल में, सॉरी इसमें कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशियबिलिटी। अगर डेफिनेशन लगा के मिल रही है वेल एंड गुड, सीआर लगा के ले रहे हो तो पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी भी चेक करनी होगी, मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आपसे ये गलती ना हो। ये एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, अब बताओ क्या होगी ये, ऑल
कंटिन्यूटी partial derivatives PD must be continuous. all partial derivatives must be continuous. यहाँ कहीं एक और जगह मैंने ओके ठीक है, सारा क्लियर है. all partial derivatives must be continuous. ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है. अब एक और इम्पोर्टेंट रिमार्क लिखवा देता हूँ. हो सकता है ये रिमार्क इंपॉर्टेंट भी है और यूजफुल भी है. क्यों? देखना, मान लो कि f डिफरेंशिएबल है. लेट f बी डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी. आओ एक चीज पे चर्चा कर ले. क्या डोमेन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में डोमेन शब्द का मतलब अलग होता है. ठीक है, जैसे रियल में डोमेन क्या होता है? सेट कोई रियल नंबर, मतलब कोई सेट होगा, मतलब फंक्शन से इसको एसोसिएट करते हैं. यहाँ पे डोमेन जो है वो एक स्पेस होता है, और ये स्पेस जो है किसको कहते हैं? किसी भी ओपन और कनेक्टेड सेट को स्पेस डोमेन कहते हैं. पहली कंडीशन ओपन सेट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कनेक्टेड सेट होना चाहिए. मतलब समझ पा रहे हो? तो अगर डोमेन लिख दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो ओपन कनेक्टेड सबसेट है. ठीक है, और एक कन्वेंशन और है, चलो अभी पढ़ लो. डी जो होती है ये यूनिट डिस्क होती है, सच दैट, ठीक है, यूनिट डिस्क ये ऐसे. तो क्लोज्ड होगी, ये ओपन होती है जनरली, क्लोज्ड होगी तो बता देगा वो, यहाँ ऐसे डिफाइन कर देगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको ओपन रखता हूँ. ठीक है, तो ये डी का नोटेशन है, डी डिस्क. अब देखो, तो मान लो कि f डिफरेंशिएबल है, देन आपको क्या क्या मिलता है? लेट f बी डिफरेंशिएबल. इसको बॉक्स में बंद कर लो, ये अलग सा टॉपिक है, ये आपके रेफरेंस के लिए. सर ये डोमेन हम लोगों का क्या सेट ऑफ ऑल? हाँ, क्या कह रहे हैं सर हमारा ये जो डोमेन डी है वो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट, मतलब ये यूनिट सर्किल के अंदर जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाई करेंगे वो सब के सब होंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सी यूनिट डिस्क. चल आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, देन f डैश z के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है. फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये भी CR इक्वेशन से आता है, लेकिन कई बार लोग जो है वो इसको फॉर्मूला समझ लेते हैं. f डैश z को आप ऐसे लिख सकते हैं ux प्लस ivx, या फिर और f डैश z को आप ऐसे लिख सकते हैं vy प्लस ivx, और चार फॉर्मूले बता रहा हूं इसके. f डैश z इज ux माइनस i ui, और f डैश z इज vy माइनस i ui. अब देखो ux प्लस ivx, vx, अब देखो f डिफरेंशिएबल है, मतलब कॉची CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा कॉची रीमान. तो vx की वैल्यू क्या होती है? माइनस ui होती है ना, वो पुट कर दो तो ये वाली बन जाएगी, यानी ये और ये इक्विवेलेंट है. फिर vy, यहाँ देखो vx की वैल्यू क्या होती है? अगेन माइनस ui बन गया. समझ पा रहे हैं? तो ये अगर ये तीन चार फॉर्मूले कि डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो इन शॉर्ट इक्विवेलेंट्स, हाँ इक्विवेलेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए. जैसे f अगर लिखा हुआ है u प्लस iv, तो आप तुरंत f प्राइम को देखो कितना सही है. मतलब ये फॉर्मूला, ये जो डेरिवेशन है, या ये मैं कहूँ ये इक्विवेलेंस जो हम लोग शो कर रहे हैं, आप इसको fz है, ये f ऑफ z, इसको आप क्या निकाल रहे हैं? df अपॉन dz. ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है उसको समझो. जैसे आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो ऐसा लिख के आ रहा है, दोनों को x के रिस्पेक्ट, है कि नहीं? अब यहीं से देखो ux की वैल्यू vy, ux इक्वल टू vy
प्लस वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। बन गया ये फॉर्मूला। यानी कि मेरे कहने का मतलब है सिर्फ आपको इतना अगर पता हो कि यू एक्स प्लस आई वी एक्स होता है तो आप सारे इक्विवेलेंट फॉर्मूले सीआर इक्वेशन की मदद से बना सकते हैं। तो हिंट साइड में लिखे दे रहा हूं, यूज सीआर इक्वेशन टू derive इक्विवेलेंट फॉर्म्स। बताइए भाई, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स, ये समझ लीजिए बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। 20 क्लास में आपको पूरा एकदम समझ में आएगा। f is differentiable at z0 then f is continuous at z0 but not continuous। ओके, अब देखिए, जैसा कि आपने देखा कि रियल में एक चेन चलती है, क्या? देन कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशियबिलिटी, है ना? चलती है ना रियल में। लेकिन यहाँ पे जब टू वेरिएबल R2 में, ये R की बात है, जब R2 में आता है तो उसमें लिमिट देखो, उसमें ये चेन तो चलती है, लेकिन कोई समझे कि कोई पार्शियल डेरिवेटिव्स को बीच में घुसा दे तो बिल्कुल नहीं। क्यों? आपने ऐसे फंक्शन भी देखे हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। इन R2 क्या होता है भाई? कोई हाँ नहीं कर रहा, तुम लोग को याद भी है क्या पढ़ा था? यस सर, हाँ, याद है। यस याद सर, रखिए उसको। आपने बताया था पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट मे नॉट, लिखवा देता हूं फिर से, मे नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि पेपर में देखिए बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं, और आप भी जब आगे पढ़ाएंगे पहले मेहनत करके पढ़ लीजिए 1 साल फिर पढ़ाइए। तो उसमें क्या है, लोग पूछते हैं सर सी सेक्शन के क्वेश्चन क्यों नहीं होते? तो देखो दो चीजें हैं, सी सेक्शन मतलब लास्ट वाला सेक्शन, और जिसने ये कर लिया, जिसने इसमें 10-11 करेक्ट कर दिए उसी का सिलेक्शन होता है। 20 करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, 10-12 सही करने वाले का सिलेक्शन होता है। समझ रहे हो? 20 तो सब करते हैं भाई, नो नेगेटिव मार्किंग है, सब लोग 20 कर देते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, क्यों बच्चे इसमें स्कोर नहीं कर पाते? पहले तो देखो पूरा थ्योरेटिकल होता है, आपका पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट हो जाता है, समझ रहे? दूसरा क्या होता है, इतने सारे स्टेटमेंट्स होते हैं कि आपको लगता है कि यार अगर आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग नहीं है तो किसी एक पार्ट में कुछ स्टेटमेंट लगाएगा, दूसरे में कुछ और, तीसरा, आपको थोड़ी देर बाद अगर आप स्ट्रांग नहीं है आपको ये भी करेक्ट लगेगा, ये भी करेक्ट लगेगा। इसलिए थ्योरी जितनी अच्छी पढ़ोगे सी पार्ट उतना अच्छा होगा। सी पार्ट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका, उतना हाई चांस होगा सिलेक्शन। समझ रहे हो? इसलिए मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, रियल, लीनियर, आप टाइम ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स, और आजकल मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजी भी काफी पूछा जाता है। ठीक, ये सब्जेक्ट्स को अच्छे से मेहनत करो, इसके साथ जोड़ लो न्यूमेरिकल ओआर। इनमें कुछ नहीं है, ट्रस्ट नहीं, मैं आपको अभी लेक्चर रिवील कर दिए हैं, मैंने ओपन कर दिए हैं, उनको देख लीजिए धीरे धीरे बैठ के। और इंटीग्रल सीओबी, आप ओडी पीडी कुछ मत करो, दोनों को छोड़ दो। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ चलो इन दोनों को भी छोड़ दो, सिर्फ 1 2 3 4 और ये 2, इनको मैं 2 ही मानूंगा, कोई अलग अलग कुछ नहीं। 6 सब्जेक्ट इन पे, लेकिन फिर कमांड में, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। इस बार अगर जा रहे हो छोड़ के कोई बात नहीं, लेकिन जब अभी मैं पढ़ा दूंगा 30-40 लेक्चर लूंगा मैं उस पर, फिर नहीं छोड़ना। ठीक है, तैयारी करो, मेहनत करो, ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, लिमिट मे नॉट एग्जिस्ट बट पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट, ये है रिमार्क नंबर फर्स्ट। सेकंड, पार्शियल डेरिवेटिव में एग्जिस्ट। दूसरा क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव में नॉट एग्जिस्ट, या पार्शियल डेरिवेटिव्स में एग्जिस्ट, मान लो दोनों कर रहे हैं बट
एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फिर भी ओरिजिनल फंक्शन डिफरेंशिएबल, मतलब इन लोगों का आपस में कलेक्शन नहीं है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मेन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है। अब यही सब सी सेक्शन में घुसा देता है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। लेकिन सी में, अगर मैं आपसे सी में कहूं कॉम्प्लेक्स में भी यही चेन फॉलो होती है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो सी में भी यही चेन फॉलो होती है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन यानी कि अगर कोई कहे कि टेल मी अ फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल इन सी, सो टेल मी अ फंक्शन, बताइए, आप बताइए, इन सी which is continuous but not differentiable, बताओ भाई। सर रूट अंडर एक्स वाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, Z bar. दो वेरिएबल में जा रहे हैं आप। अरे जेड बार, जेड बार बताइए, क्यों? जेड। कॉम्प्लेक्स में पूछ रहा हूँ ना। हाँ, ये मैंने बताया था आपको। ये देखिए बड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शन है, हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया है। Yes क्या? sir, Z bar. Yes sir, Z कंटिन्यूअस bar. एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल नोवेयर, कहीं डिफरेंशिएबल नहीं, कहीं भी नहीं, ठीक। आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को पढ़ते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से। CR इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, किसी को पता है नए बच्चों में से? CR इक्वेशन हम लोग ये तो पढ़ लेते हैं, ux इक्वल टू vy और uy इक्वल टू माइनस vx। जो लोग भी नेट का पेपर देने नहीं जा रहे हैं 16 तारीख को, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है CR इक्वेशन का प्रूफ जरूर पढ़ें, और जो लोग देने जा रहे हैं वो बाद में आके पढ़ें, इसका प्रूफ पढ़िए। असली मजा, असली मैथमेटिक्स जो है वो प्रूफ में है। पर आप पूछोगे सर प्रूफ क्यों नहीं पढ़ाते, तो भाई प्रूफ इसलिए नहीं पढ़ाते, फिर एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाओगे, 6 महीने में केवल रियल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा बस, है ना। तो हम लोग अभी एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको सारी चीजों का आइडिया बताऊंगा कि कैसे करना है ना। अभी तो हम लोग एंट्रेंस को फोकस करें। तो CR इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये आपके कंप्यूटेशन को बहुत छोटा कर देती है। ये है, आप दो वेरिएबल को कह सकते हैं कि मतलब f इक्वल टू यू प्लस आई बी, तो दो वेरिएबल में पार्शियल डेरिवेटिव के सेंस में ये है। यहाँ पर है f इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z नॉट if del f upon del z bar equal to 0 at z equal to z naught। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्विवेलेंट फॉर्म निकल के आया, क्या? del f upon del z bar equal to 0। ये किसके इक्विवेलेंट है? इसके। इस्तेमाल कैसे होगा आओ देखें, चेक करो। f ऑफ z इक्वल टू z बार मॉड z स्क्वायर, है ना, और रियल पार्ट ऑफ x, सॉरी रियल पार्ट ऑफ z मान लीजिए दे दिया जाए, f ऑफ z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। देखिए कितना आसान हो जाता है इससे। हिंट, यूज del f अपॉन del z बार, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करोगे? चलो आप पहले ट्राई करो, 60 सेकेंड आपको देता हूँ, फिर मैं करूँगा। Teaches to this junior college. ओके, सो z बार देखिए, आई एम वेरी हैप्पी। इसका तो 1 आ जाएगा सर डेरिवेटिव। सर फर्स्ट वाले का 1 आ रहा है, First सेकंड वाले का 0 आ रहा है तो सर। वो तो नहीं होगा। सर सेकंड वाले का 0 आ रहा है।
सेकंड 0 हो जाएगा. ओके Z At into Z Z0. bar. सो Z into पहले Z वाले के bar लिए वाले 1 का. आया, पहले वाले के लिए 1 आया, हाँ. वो क्या किसी भी पॉइंट के लिए 0 हो पाएगा? No No sir. sir. इसका मतलब क्या हुआ? नो वेयर डिफरेंशिएबल. Yes. सेकंड पे आ जाओ. डेल एफ अपॉन डेल जेड बार अगर निकालेंगे, क्योंकि Is इसको equals क्या to लिख Z. सकते हो? Z into Z बार. Z into Z bar. bar. क्या आया? Z Z bar. आएगा and at Z0 Z it will आएगा be 0. sir. और ये कहाँ Z 0 हो 0 पे सकता 0. है? 0 पे. तो On कहाँ origin. डिफरेंशिएबल हुआ? At origin. 0 0 पे पे. डिफरेंशिएबल हुआ. इस पे आ जाओ. रियल पार्ट ऑफ Z को कैसे Z लिख plus सकते हो? Z bar. Z Z plus plus Z bar by 2. हाँ, और इमेजिनरी पार्ट को Z plus Z बार बाई. Z plus Z bar by 2i. Sir minus. नहीं, Imaginary में sir, minus sir. Z Right. minus Z bar. Minus. राइट राइट राइट. मैं देख रहा था तुम लोग जाग रहे हो कि नहीं. Z minus Z बार. Z minus Z bar. सो अगर f of Z I को आप ऐसे नहीं लिख रहे आएगा हैं sir. Z plus Z बार बाई 2. हाँ, क्या आया? ये आएगा 1/2, राइट? 1/2. अब ये नॉन जीरो है, implies nowhere differentiable. No very differentiable. तो देखो एक और फंक्शन आपको मिल गया, कौन? रियल पार्ट ऑफ Z. और सिमिलरली अभी देखना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z भी आपको मिलेगा nowhere differentiable. Z minus Z bar by 2 iota. Minus Z bar upon 2i. Minus 1/2. याद रखना, देखो कई लोग क्या होता Minus है 1/2. यूज करते करते, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं इसलिए हम जानते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे Z बार, इसको लोग Z कर देते हैं. तो देखना है ना, भूल नहीं जाना. -1/2i Z बार के रिस्पेक्ट में आता है ये. ठीक है. सो विच इज नॉन जीरो. अगेन इट कंक्लूड्स दैट इट इज Nowhere नोवेयर differentiable. डिफरेंशिएबल. बताओ सही लगा कि नहीं? आसान है ना? Yes sir. बाकी लोग भी बताएं भाई. दिव्या, Yes, दिव्या sir. कैन यू हियर मी? दिव्या एंड yes, sir. स्वाति, स्वाति एंड दिव्या बोलिए. Clear है sir. ओके गुड, बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ. ठीक है. यहां तक का मामला तो काफी सिमिलर था कि मतलब हाँ एक्सटेंशन डोमेन का हुआ है और इसकी वजह से पाथ और अलग अलग चीजें थोड़ी अलग दिखने लगी हैं, बट कॉन्सेप्ट में एज सच कोई बहुत बड़ा, जब तक कॉची रीमान नहीं आया था तब तक ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि इस तरह की कोई इक्विवेलेंट कंडीशन आर में नहीं है क्या? कोई ऐसी आर में कंडीशन है जो डिफरेंशियबिलिटी देती है? बताइए. नो सर. No sir. ठीक है. देखो ये भी पढ़ते जाओ, कौन सी चीज से क्या मिलता है ना, इसको क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट कहते हैं. तो ये भी करते जाओ धीरे धीरे. सर अब तो रियल इसके सामने एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत इनोसेंट था. पहले वही लग रहा था. लेकिन देखिए रियल टफ है. मैं अभी भी बोलूंगा, अगर रियल आप मीट्रिक स्पेस के बिना पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है अभी भी, है ना. इसलिए मीट्रिक स्पेस भी जरूर पढ़ लीजिएगा. 4-5 लेक्चर की बात है. थोड़े किसी संडे को बैठ जाइए, 2 फिर अगले संडे को 2, ऐसे करके सीख लीजिए. अब देखो सर Z सी minus पार्ट Z के bar- क्वेश्चन हाँ? बहुत मुश्किल है. सी पार्ट के क्वेश्चन है ना, वो थोड़े मुश्किल लगते हैं. हाँ, सी पार्ट के क्वेश्चन देखो, एनालिसिस को जैसा मैंने पढ़ाया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, पर क्या है एक बार आप भी रिवाइज करो उसको. ठीक है. टफ सब्जेक्ट, टफ नहीं है, पर क्या है मीट्रिक स्पेस के साथ मिक्स करके आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा कई बार वो हो जाता है. अब देखो, बट कॉम्प्लेक्स में आपको टूल्स बहुत मिलेंगे, मतलब आप आसानी से कॉम्प्लेक्स तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब इसी वजह से वो लोग कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन कम डालते हैं. लेकिन ठीक है, जो आते हैं वो नहीं छूटने चाहिए. देखो यहां तक तो ठीक है. अब जो पहला कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो है रेगुलर पॉइंट. रेगुलर पॉइंट एंड रेगुलरिटी. आप बोलोगे सर डिफरेंशियबिलिटी तक ठीक था. सो अप टू डिफरेंशियबिलिटी एक्सेप्ट CR equation, it was very much similar to, कई बार जब मुझे लगता है ना कि आप लोग नहीं लिखेंगे इन चीजों को तो मैं लिखवा, वेरी मच सिमिलर टू R. ठीक है. बट नाउ यहां से डिफरेंस समझ में आएगा. सबसे पहली चीज, रेगुलर पॉइंट क्या होता है, और रेगुलर पॉइंट समझ में आ जाए तो रेगुलरिटी क्या होती है.
तो आओ समझते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई फंक्शन है कॉम्प्लेक्स पे, किसी डोमेन डी पे डिफाइंड है। अब डोमेन समझ गए होंगे, ओपन कनेक्टेड, ठीक। सो अ पॉइंट z0 in set of complex number is said to be regular, said to be regular point of f। तो पहले तो सही तरीका समझो, कोई फंक्शन f है, कोई पॉइंट उसका रेगुलर पॉइंट कब कहलाएगा? फिक्स पॉइंट होता है ना, फिक्स पॉइंट, उसी के जैसा रेगुलर पॉइंट कब कहलाएगा? आओ समझे कब। इफ दो कंडीशन होंगी। पहला, f इज डिफरेंशिएबल एट z0। आप बोलोगे अच्छा, मतलब अगर f किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए तो वो पॉइंट उस फंक्शन के लिए रेगुलर पॉइंट बन जाएगा, और f विल बी कॉल्ड एज f इज रेगुलर एट z, मतलब दैट पॉइंट इज रेगुलर पॉइंट एंड f विल बी रेगुलर एट दैट पॉइंट। दोनों एक ही बात है, कहने का तरीका अलग अलग है। मैं बोलूंगा नहीं वेट, एक और चीज क्या, ऑल्सो पहले तो f is differentiable in a neighborhood of z0। आप बोलेंगे अच्छा ये बात है, मतलब ये कोई डोमेन है D, ठीक है, इसमें कोई पॉइंट, इस पे कोई फंक्शन डिफाइन है f, इसमें कोई पॉइंट है z0, तो फंक्शन f जो है वो इस पे तो डिफरेंशिएबल हो, साथ ही साथ इसके एक नेबरहुड के अंदर भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब क्या कहलाएगा? तब z0 इसका रेगुलर पॉइंट कहलाएगा। देन z0 इज सेड टू बी रेगुलर पॉइंट ऑफ f अगर f ऐसे चीजें करता है। और इसको कहने का एक और तरीका, और f is regular at z0। तो रेगुलरिटी भी आ गई, रेगुलर पॉइंट भी आ गई, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी नॉट ओनली एट दैट पॉइंट बट इन एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ z0। नेबरहुड मैंने समझा दिया है, इसलिए मुझे लगता है आई शुड नॉट वेस्ट सम मोर टाइम ऑन दैट, ठीक है। तो इसके आसपास का एरिया नेबरहुड, क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो रेगुलरिटी है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर मैं बता सकता हूं या मैं बता सकती हूं कि सिंगुलरिटी क्या रही होगी। सर जहां पर फंक्शन रेगुलर ना हो वहां सिंगुलरिटी, मतलब रेगुलरिटी नहीं तो सिंगुलरिटी। जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली जहां पर फंक्शन रेगुलर ना हो वहां पे फंक्शन सिंगुलर हो जाता है, जहां पे रेगुलरिटी नहीं होती है वहां पे सिंगुलरिटी आ जाती है। बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने नहीं सुना है दे आर लकी, जिन लोगों ने ये सुना है आई फील बैड फॉर देम, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा आज चेंज करूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा कि ये आपका मतलब टॉपिक ऑफ द डे होने वाला है, ये आप सीख के जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो रेगुलरिटी हमने सीख ली कि रेगुलरिटी जो है उसका मतलब ये है कि फंक्शन नॉट ओनली एट दैट पॉइंट बट थोड़ा सा इससे ज्यादा, यानी कि इसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्या मैं रेगुलरिटी को एक नाम दे दूं? टाइम होता तो पहले आपसे नाम दिलवाता, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी है। सो रेगुलरिटी को मैं एक नाम देता हूं मोर देन डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर इसको नाम देता हूं मोर देन यूजुअल डिफरेंशिएबिलिटी। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी से इसकी थोड़ी सी डिमांड ज्यादा है, यानी कि ये डिफरेंशिएबिलिटी के आगे का कॉन्सेप्ट है, यानी रेगुलर होना डिफरेंशिएबिलिटी के आगे होना है, डिफरेंशिएबिलिटी के आगे होना रेगुलर है। क्यों? क्योंकि रेगुलर में ना सिर्फ एक पॉइंट पे
बट उसके नेबरहुड में हर पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की डिमांड की जाती है। बताइए समझ में आया? तो क्या ये वर्ड जस्टिफाइड है भाई, या फिर आप चाहेंगे कि इसको चेंज किया जाए? ठीक है, यस Yes, sir. समथिंग मोर देन डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी से अब हम लोग आगे बढ़ने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में। क्यों? मतलब आप देखेंगे कि क्यों डिफरेंशियबिलिटी, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स में, कैसे इन चीजों की उत्पत्ति हुई है, हाउ दे इवॉल्व इन द प्रोसेस, है ना। सो रेगुलरिटी हमने समझ ली। अब इसी रेगुलरिटी से एक और डेफिनेशन निकल के आती है, वो है एनालिटिसिटी, या इसी को कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक। अब इसमें क्या है, एक डोमेन है डी। अगर इस डोमेन के हर पॉइंट, मान लीजिए इसमें 100 पॉइंट, ठीक है, ओपन कनेक्टेड सेट है, 100 पॉइंट, अगर हर पॉइंट एक रेगुलर पॉइंट बन जाए तो पूरा डोमेन क्या हो जाता है, मतलब फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, एनालिटिक बन जाता है। यानी कि रेगुलरिटी से बड़ी चीज हो गई क्या, एनालिटिसिटी। मतलब एनालिटिसिटी, रेगुलरिटी को आप समझ सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना, ठीक, और एनालिटिसिटी का मतलब क्या हुआ कि वही प्रॉपर्टी पूरे डोमेन में हो जाना। तो अगर इफ ईच पॉइंट ऑफ डोमेन D is regular point of F, then F is said to be analytic on D। इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है, मैं आपको बीटी समझा रहा हूं। Let F be defined on D, then मतलब समझे, अगर हर पॉइंट रेगुलर पॉइंट हो। अब कोई कहे सर अगर मैं ये कह दूं कि पूरे डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मान जाओगे? सुनने में ठीक लगता है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट लिया, फंक्शन अगर इसके एक नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है, मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट रेगुलर पॉइंट हो गया, फंक्शन यहाँ पे रेगुलर हो गया कि नहीं हो गया। फिर इस पॉइंट को उठाया, इसके भी आसपास डिफरेंशिएबल है, यहाँ भी रेगुलर हो गया, यहाँ भी रेगुलर, ये हर पॉइंट रेगुलर पॉइंट बन गया। इफ ईच पॉइंट इज अ रेगुलर पॉइंट देन एफ इज एनालिटिक। यानी कि रेगुलरिटी का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो। अगर यही कॉपी करके होल डोमेन में इंपोज कर दिया जाए, समझ रहे हैं? तो ये जो रेगुलरिटी होती है ना, रेगुलरिटी, ये क्या बन जाती है, एनालिटिसिटी। यानी कि रेगुलरिटी से आगे का कॉन्सेप्ट है एनालिटिसिटी। समझ पा रहे हैं? और क्लैरिटी दे दूं, मान लीजिए ये डोमेन है, इस डोमेन के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कुछ पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मान लीजिए ये रेड वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, तो अब क्या होगा, ये रेड वाला पॉइंट जिसके नेबरहुड में आ जाएगा वहां तो फंक्शन की रेगुलरिटी मिस हो गई ना। बताइए, ये बात क्लियर है? मतलब इस पॉइंट पे तो फंक्शन Yes, रेगुलर sir. और जैसे Yes, रेगुलर sir. नहीं रहा तो आप एनालिटिक नहीं Yes, कह पाओगे। क्यों? क्योंकि एनालिटिक पूरे डोमेन पे रेगुलर होने को कहते हैं और यहाँ तो रेगुलरिटी नहीं हो पा रही। Yes, sir. तो अगर कोई फंक्शन हर पॉइंट पे रेगुलर है तो बहुत बढ़िया फंक्शन कौन है, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं, मतलब डोमेन में। ये डी, इसका जो बड़ा महत्व है, जितने डोमेन में वो डिफाइन है उतने डोमेन में वो डिफरेंशिएबल हो, उनको कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है? सर हम लोग ये Yes, वाला sir. एक्सप्लेनेशन फिर हम लोग के स्टूडेंट्स को दे सकते हैं क्या? क्योंकि जब हम लोग बीएस ग्रेवाल या एचके दास में पढ़ते हैं तो यहाँ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है हमारा। बताइए बताइए, कहाँ चेंज होता है, बताइए। मतलब जब एनालिसिटी हम देखते हैं तो केवल एक पॉइंट उसके नेबरहुड में हम उसको एनालिटिक बोल रहे हैं।
बिल्कुल नहीं जैसे जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, ये हम देखिए, ये मैंने बॉक्स हाँ, बना मतलब दिया जब हम आपने। बीएस ग्रेवाल या एच के दास में पढ़ते हैं ना सर, तो हाँ उसमें उनने ये लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ जो है वो एनालिटिक है हाँ, किसी एक पॉइंट z इक्वल टू z0 पर और उसके नेबरहुड के सारे पॉइंट पर। बाप रे, ये लिखा हुआ है। ओहो, हाँ सर, एच के दास में, एच के अरे दास अरे बीएस अरे, ग्रेवाल यही है। नहीं नहीं नहीं, आई फील वेरी बैड एंड वेरी सैड एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी एक पॉइंट पे हो सकती है। एफ कैन बी रेगुलर एट यहाँ जेड उसको नॉट। एंटायर फंक्शन बोलते हैं। किसको? मतलब अगर पूरे डोमेन के सारे पॉइंट पर अगर वो एनालिटिक हो जाए तो हम हाँ, उसको एंटायर फंक्शन बोलते हैं। अरे नहीं नहीं, इंटायर तो पूरे सी पे होने पे बोलते हैं भाई, डोमेन में नहीं। हाँ हाँ, एंटायर पूरे जो भी, हाँ पूरा जो डोमेन कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो मिल रहा है। हाँ, तो मैं तो यहाँ पे डी लिखा है ना, जी मैंने हाँ, तो आपने यहाँ यहाँ पे डी लिखा है लिया हुआ कोई है। डोमेन डी है, उसके अंदर अगर रेगुलरिटी है हर पॉइंट पे, तो वो एनालिटिसिटी है। तो आइए, इन्होंने बात उठाई है तो मैं रिमार्क भी लिखवा देता हूँ कि रेगुलरिटी जो है ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। लेकिन जो एनालिटिसिटी है, याद रखिए, जो एनालिटिसिटी है, एनालिटिसिटी इज डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। तो याद रखिए, आई थिंक इट्स माधुरी। तो अगर जी अगर एक पॉइंट की बात होगी तो उसको रेगुलरिटी कहिएगा अपने स्टूडेंट्स को, हाँ। और अगर किसी पूरे डोमेन जी की बात होगी तब उसको एनालिटिक कहिएगा। एक पॉइंट पे केवल जी रेगुलरिटी नाम इस्तेमाल किया जाता है। सो इज अ डोमेन बेस्ड ठीक प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये छोटा सा एक जी। करेक्शन या फिर अलर्ट या जो भी कहिए, ये दो चीजें हो गई। ठीक है, तो एनालिटिसिटी का मतलब है जी अगर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए। चलो ये बात भी यहाँ क्लियर हो गई, इन्होंने अच्छा पॉइंट उठा दिया कि डी को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, इंटायर इन्होंने कह दिया, इंटायर होने में बहुत फर्क है। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए किसी यूनिट डिस्क पे ही डिफाइन है, समझ पा रहे हैं, किसी यूनिट डिस्क पे डिफाइन है और यूनिट डिस्क के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी रेगुलर है, तो आप इसको एनालिटिक बोलेंगे, ना कि इंटायर। इंटायर मतलब संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन जब कंसीडर कर लिया जाए, तब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंटायर कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात सिर्फ उतने पे हो रही है जितने पे फंक्शन डिफाइन है। अगर कोई फंक्शन -1 से +1 डिफाइन है और वो अपने हर पॉइंट पे रेगुलर है, रेगुलर है मतलब उस पॉइंट पे भी और उसके आसपास भी जो है डिफरेंशिएबल है, तो हम उसको एनालिटिक बोलेंगे। यस, एफ इज एनालिटिक कहां पर? ऑन इट्स डोमेन। बताइए, अभी क्लियर है चीज? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाकी सब लोग भी बता दें, क्लियर है? सर मेरा Yes, दो sir. डाउट था। बोलिए। Yes, sir. एक जब भी हम डोमेन से यहाँ पे लेना है तो हमने तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमने देखा कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको तो प्लेन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दिखाते हैं। तो उसमें सर ये स्पेस का फॉर्मेशन कैसे उसके डोमेन के लिए हो गया सर? मतलब मैं समझा नहीं। स्पेस मतलब सर वो आपने स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने ये बात आई थी कि डोमेन जब भी लेंगे तो हमारा डोमेन जो होगा वो स्पेस से बना होता है। मैं जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं उसका डोमेन सर वो प्लेन का एक पार्ट होता है या स्पेस का सर? मैं समझा नहीं, मतलब मैं आपकी बात, ये स्पेस नहीं समझ, स्पेस आप किसको कह रहे हैं? सर ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया है यहाँ पर, तो सर आपने बताया कि ये बात उसका डोमेन जो होता है वो एक स्पेस की तरह उसको ट्रीट करते हैं, ऐसा सर आपने समझाया क्या? नहीं, ओपन कनेक्टेड मैंने बोला है, उस डोमेन को ओपन कनेक्टेड सेट बोलेंगे। जब भी ये हम जब हम डोमेन शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो अनटिल और अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि ये है फला चीज है, तब तक आप इसको ओपन कनेक्टेड ही समझेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो डोमेन जो है एक जी, ओपन जी, कनेक्टेड सेट होता है, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक ठीक। ठीक है, और आगे सर बढ़ते हैं। दूसरी बात सर, यहाँ पे हमेशा हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ही यूनिट डिस्क लेते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मोस्टली क्या होता है, अब ऐसा नहीं है, आगे आप फंक्शन देखेंगे, थोड़ा होल्ड करें, थर्ड लेक्चर है। यूनिट डिस्क हम अभी आपको समझाने के लिए ओके यूनिट डिस्क ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट डिस्क आप लोग फेमिलियर हैं, किसी और डोमेन से आप फेमिलियर नहीं है, है ना?
तो इसलिए मैं वो बोल देता हूँ, बाकी ऐसा नहीं। किसी भी डोमेन पे फंक्शन डिफाइन हो, अगर हर पॉइंट पे है तो रेगुलरिटी है तो एनालिटिसिटी आगे पूरे डोमेन में बन जाती है। यानी पिछले स्लाइड में आइए, एक पॉइंट रेगुलर था पूरे डोमेन में, अगर सारे पॉइंट्स ने उसकी प्रॉपर्टी को अपना लिया तो टोटल को एनालिटिक कहेंगे, एक भी फेल हो गया तो नॉन एनालिटिक कहेंगे। अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है सिंगुलरिटी। जब आप इसको अगर इंग्लिश डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो सिंगुलरिटी को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप गैलेक्सी में या स्पेस में सिंगुलरिटी देखेंगे तो ब्लैक होल जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो सिंगुलरिटी को दर्शाता है, बताता है। तो सिंगुलरिटी का मतलब होता है जहां पर एनालिटिसिटी सीज कर जाए। बहुत लोग ऐसा समझते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बात सिर्फ 70% है, 30% बात कुछ और है। तो जैसे जो रिश्ता कंटिन्यूटी का और डिसकंटिन्यूटी का है, लगभग वैसा ही रिश्ता रेगुलरिटी या मैं कहूं एनालिटिसिटी और सिंगुलरिटी का। सिंगुलरिटी का मतलब ये होता है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर रेगुलर, यानी कि कोई पॉइंट रेगुलर होने से फेल हो जाए, यानी वो रेगुलर ना हो पाए, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी फेल हो जाए। डोमेन का कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर आपने ये पॉइंट चुना, इसके नेबरहुड में एक पॉइंट ऐसा मिला जहां पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी या रेगुलरिटी फेल हो गई, फेल्स टू बी रेगुलर, तो कहते हैं, लेट अस से इसका मैंने नाम दे दिया Z0, तो कहते हैं f हैज अ सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू Z0। ठीक है, यानी कि अ पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, अ पॉइंट वेयर वेयर रेगुलरिटी फेल्स। ठीक है, जहां पर रेगुलर नहीं होता वहां सिंगुलरिटी आ जाती है, जहां कंटिन्यूअस नहीं होता वहां डिसकंटिन्यूटी आती है। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे एक दिक्कत छोटी सी ये आ जाती है कि इसके आगे का भी कुछ स्टेटमेंट है, इसको लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मैं लगभग हर बैच को रिपीटेडली सुनाता हूँ, तो अगर कोई पुराना बच्चा है तो वो अपने कान बंद कर ले। बाकी कहानी कुछ ऐसी है कि मान लीजिए अचानक से हमारी जो गैलेक्सी है आकाश गंगा, वहां पर एक ऐसे जगह की खोज होती है, इवन ऐसे समझ लीजिए हमारी पृथ्वी पे एक ऐसी जगह की खोज होती है जहां पर हमेशा डार्क रहता है। क्या रहता है? डार्क, ऑलवेज डार्क। हमारे और आप में से ये लोग, हम लोग हैं, हम लोग यहाँ गए, हम इनके लोगों से मिले, हम जैसे ही यहाँ पहुंचे तो हमें लगा कि यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पूरा डार्क है। तो हमने यहाँ के किसी आदमी से पूछा कि क्या यहाँ पे कभी उजाला नहीं होता, क्या यहाँ पे कभी रोशनी नहीं होती? तो उस आदमी ने हमसे पता है क्या पूछा कि ये रोशनी क्या होती है? समझ रहे हैं? ये रोशनी क्या होती है? मतलब जिसने जिंदगी भर केवल डार्कनेस देखी है, क्या उसको कभी प्रकाश, रोशनी या लाइट का एग्जिस्टेंस या उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता भी होगा? हमने दोनों चीजें देखी, हमने लाइट भी देखी है, डार्क भी देखा है, इसलिए हमें दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट पता है। जिसने, मान लीजिए हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां पे सिर्फ बुराई है, और हम कहें, मान लीजिए कोई नहाता नहीं है वहां पे, कोई नहीं नहाता, मतलब नहाने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर हम पहुंचे, हमने कहा, एक दो दिन रुके, हमने देखा यार कोई नहा नहीं रहा, अब हम सुबह से रेडी हैं, वही नहाना है, नहाने का कोई व्यवस्था है नहीं। हम वहां लोगों से पूछ रहे हैं नहाते कैसे हो, कहाँ नहाते हो? तो बोले हैं ये क्या है, पहले ये प्रोसेस हमें समझाओ। आप कहोगे कैसे आदमी हो, नहाना नहीं जानते? बोलेंगे नहीं जानते भाई, हमारे यहाँ नहीं होता। तो जब ब्राइटनेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो डार्कनेस ही डार्कनेस है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो डार्क है,
वो जो कुछ है वो नेचुरल है, उसको डार्क भी नहीं कह सकते आप। क्यों? जहां ब्राइट होगा वहीं डार्क होगा। कहते हैं अगर बुराई है तो कहीं अच्छाई रही होगी, तभी कंपेयर करके आपने कहा कि ये अच्छा है ये बुरा है। ये दोनों तुलनात्मक कंपैरेटिव थिंग्स हैं। ठीक है। वैसे ही रेगुलरिटी और सिंगुलरिटी जो है वो कंपैरेटिव थिंग्स है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। पूरा सिंगुलर फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसके पास कभी कोई मतलब रेगुलरिटी थी ही नहीं, उससे आप सिंगुलरिटी का नाम लेंगे तो वो क्या कहेगा? बहुत अच्छा सर। समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं f of z इक्वल टू z बार, और क्वेश्चन पूछा जाता है गिव मी पॉइंट्स ऑफ सिंगुलरिटी। ठीक है, गिव मी पॉइंट्स ऑफ सिंगुलरिटी। कुछ इंजीनियरिंग की किताबें भले ही इसको पूरा सी दे दें, क्या देंगी? सी। क्यों? ये तो नो वेयर डिफरेंशिएबल है ना, अभी तो प्रूव किया। Yes, sir. Yes. नो वेयर डिफरेंशिएबल यानी कि इंप्लाइज नो वेयर एनालिटिक। नो वेयर है ना, सही है ना भाई? नो वेयर रेगुलर इंप्लाइज नो वेयर Nowhere. Analytic. एनालिटिक। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जहां कभी एनालिटिसिटी ही थी ही नहीं, कभी रही ही नहीं, क्या उससे आप सिंगुलरिटी पूछ सकते हैं? मतलब जहां कभी अच्छाई थी ही नहीं, आप वहां कह रहे हैं कि अरे तुम लोग बुरे हो, वो कहेंगे बुरा क्या होता है भाई, हम लोग तो जैसे हैं वैसे हैं, बुरा क्या है? क्यों? कभी धूप की एक झलक भी नहीं पड़ी उनको। यानी कि ऐसे फंक्शन जिनके पास कभी कोई एनालिटिसिटी, कभी कोई रेगुलरिटी रही नहीं, उनको नो वेयर एनालिटिक को एवरीवेयर सिंगुलर कहने की गलती मत करना। बस ये सिखाना चाहता, ये गलती कभी मत करना। नो वेयर एनालिटिक का मतलब होता है नो वेयर सिंगुलर। समझ रहे हैं? रिमार्क, क्या रिमार्क है? कि जब तक थोड़ी बहुत रेगुलरिटी ना हो फंक्शन के पास, तब तक सिंगुलरिटी गिनी नहीं जाती है। ठीक है, रेगुलरिटी एंड सिंगुलरिटी लिव टुगेदर। समझ रहे हैं? नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर रेगुलर, कभी नो वेयर सिंगुलर नहीं होता, एवरीवेयर सिंगुलर नहीं होता है, नो वेयर सिंगुलर होता है। क्यों? जहां पर रेगुलरिटी है ही नहीं, तो यानी कि इस डेफिनेशन में कुछ छूटा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दूं कि वो पॉइंट जहां पे रेगुलरिटी नहीं रहती, वो पॉइंट सिंगुलरिटी के पॉइंट कहलाते हैं या सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं, तो इसके लिए सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाएगा? पूरा सी, जो कि गलत जवाब है। क्यों? पूरा सी कहने के लिए थोड़ी बहुत रेगुलरिटी भी होनी चाहिए। अ फंक्शन, अ पॉइंट वेयर रेगुलरिटी फेल्स, बट there are some points, some other points of regularity is singular point। अब आपकी डेफिनेशन पूरी हो गई। इसका डेफिनेशन एक और बहुत बढ़िया है, लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटीज बट नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स बट नॉट रेगुलर इन इटसेल्फ। मतलब समझ रहे हैं? ये सारे आसपास तो सब रेगुलर पॉइंट है, बस वही पॉइंट रेगुलर नहीं है। यानी कि रेगुलरिटी आसपास है, बस उस पॉइंट पे नहीं है। समझ रहे हो? मैथमेटिशियंस बहुत अच्छे से चीजों को डिफाइन करते हैं, ये हम लोग हैं जो समझने में सर फिर हम ऐसे भी बोल सकते, मतलब यस बोलिए। सर हम मतलब वो जो आपने कहा कि सिंगुलैरिटी एट सी होगा, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर इज नो फंक्शन जो पूरे सी पे सिंगुलर हो। एग्जैक्टली, आइए लिख देता हूं, देयर इज नो फंक्शन। क्योंकि अभी अभी आपने सुना ना, मैंने कहानी सुनाई, उसको आपने ध्यान से सुना?
क्या आप खुद सोचकर बताइए, वो आप कहोगे कि यहाँ तो हमेशा अंधेरा ही रहता है, तो बोलेंगे अंधेरा क्या होता है? तो आपको क्या आप कहोगे कि ये प्लेनेट पूरा का पूरा डार्क है? आप कह सकते हो, वो तो नहीं कहेंगे। वो कहेंगे हमारा प्लेनेट तो हमारे जैसा है, डार्क क्या होता है? थोड़ी लाइट वाइट दिखाओ उनको जरा, थोड़ी बहुत लाइट अगर होगी तब कह पाओगे यहाँ लाइट है यहाँ डार्क है, यहाँ लाइट है यहाँ डार्क है। इसलिए डार्कनेस के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। कभी इन फिल्मों के डायलॉग नहीं सुने, मैं बुरा हूं क्योंकि तुम अच्छे हो, दो चार अच्छे लोगों के आसपास हो तभी मैं बुरा कहला पा रहा हूं। There is no function which is singular on whole C। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ थोड़ा समय बिताइए, है ना, पढ़िए, जो नोट शेयर किए हैं उन्हीं को पढ़िएगा, ऑथेंटिक नोट्स हैं वो, है ना। और आई होप इसको बार बार सुनिए। यस बोलिए। सर हम बीएससी में से करते थे, हम सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर देते थे और सीधा क्लेम कर देते हैं एनालिटिक है। और अगर एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता ही होगा। अच्छा आप एक बात बताइए, प्रॉब्लम्स किए हैं। अच्छा आज बताइए, आज इस सब चीजों को जानने के बाद बताइए कि वो कितना बड़ा ब्लंडर है। नहीं नहीं सर, वही तो मैं इसीलिए तो सवाल पूछ मतलब रहा इस पे हंसी आने के अलावा आपको कभी कोई स्टूडेंट ऐसा कर जाए तो उस पे हंसी आनी चाहिए, कि नाराजगी नहीं होनी चाहिए। कि इसका मतलब नाराजगी तो तब होती है जब कोई छोटी एरर करे, हंसी तब आती है जब यहाँ और यहाँ का मामला हो। समझे? तो ये बहुत बड़ी बात है। सीआर से कहाँ सर ये सीआर चले आ है? रहा है कई साल से। सीआर है यहाँ, सीआर प्लस, समझिए इसको, सीआर प्लस दैट पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस वाली कंडीशन, ये आपको देती है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी प्लस डिफरेंशियबिलिटी इन द नेबरहुड, ये आपको देती है रेगुलरिटी। और रेगुलरिटी ऑन होल डोमेन, ऑल हाँ पॉइंट्स, ये ये एनालिटिसिटी देती है एनालिटिसिटी, एनालिटिसिटी ऑन डी। ठीक है, और एनालिटिसिटी ऑन सी आपको क्या देती है? एंटायर। सो एनालिटिसिटी ऑन सी इज एंटायर। अब एंटायर वालों घबराओ नहीं, ये उनके लिए है जिन्होंने कभी पहले नाम सुन रखा था। तभी मैंने कहा था कि ना सुना हो तो बेहतर है ना, या अच्छी चीज पहली बार में दिमाग में जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, करेक्शंस भी समय पे होते रहने चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। बाकी लोग? सर एक मुझे पूछना है, वो जो नॉन ट्रिवियल जो सॉल्यूशन रहता है ना, उसके पास हमेशा सिंपल जीरो रहते हैं ना, तो फिर बेटा उसको इससे मतलब prove रिलेटेड करने की एक मिनट, इससे रिलेटेड कोई सवाल है क्या? मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करने वाला हूँ ना, नहीं। बताइए बाकी लोग भी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू।